Hello everyone. Today we are here to study our chapter 9 from class 10th English Footprints Without Feet book, and the title of the chapter is Bholi, which is written by K.A. Abbas. So student, title shows the name Bholi. This is actually the name of a girl who lives in a village, and a very we can say very decent kind of girl, and this chapter is a story about that girl. So let's begin this chapter. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उसके जो आसपास के लोग थे, हर कोई उसे भोली बुलाता था. भोली द सिंपल्टन. सिंपल्टन मीन्स बुद्धू. तो वो इतनी भोली, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धू थी तो इसलिए लोग जो थे उसे क्या बोलते थे, भोली. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. वेन शी वॉज 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो अपनी चारपाई से गिर गई थी सिर के बल, और शायद तभी उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो था डैमेज हो गया था. That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द सिंपल्टन. और यही वजह है कि वो हमेशा से ही एक बैकवर्ड, एक पिछड़ी हुई सी रही थी, और केम टू बी नोन एज, और हमेशा वो जानी जाती थी भोली के नाम से, सिंपल्टन, भोली द सिंपल्टन. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज फेयर एंड प्रिटी. जन्म के टाइम पे तो वो बहुत गोरी सी और सुंदर सी थी. बट वेन शी वॉज 2 years old, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था. स्मॉल पॉक्स आप पता होगा, जिसे चेचक कहते हैं या बड़ी माता जैसे निकल आती है, वो हो गया था. ओनली द आइज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आंखें बची थी. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स. और उसकी जो पूरी बॉडी थी उस पर परमानेंटली, हमेशा के लिए डिसफिगर्ड, बिगाड़ दिया था. बहुत ही काले काले जो पॉक मार्क्स उसकी बॉडी पे रह गए थे, उसने उसकी बॉडी को बिगाड़ दिया था. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. छोटी सुलेखा 5 साल की थी, तब तक वो बोल नहीं सकती थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक. और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल उतारा करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. और उसका नतीजा ये निकला कि वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां, और उनमें सबसे छोटी भोली थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. ये जो फार्मर का, उस किसान का जो घर था, प्रोस्पेरस मतलब अच्छा था, रिच थे वो लोग. वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सारे बच्चे किसान के सिवाय भोली के हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. लड़कों को शहर के स्कूल में पढ़ने भेजा और बाद में कॉलेज भी. Of the daughters, राधा the eldest had already been married. और लड़कियों में जो सबसे बड़ी राधा थी, उसकी पहले ही शादी कर दी गई. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. और जो दूसरे नंबर की उनकी बेटी थी मंगला, उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी. एंड वेन दैट वॉज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. फिर रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगा. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. वो उनकी, रामलाल की जो बाकी 3 लड़कियां थी, वो गुड, देखने में अच्छी थी, हेल्दी थी, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो वो देखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. भोली उस समय सिर्फ 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई. मंगला कौन थी?
रामलाल की दूसरे नंबर की बेटी, मतलब भोली से एक बड़ी उसकी बहन थी चंपा और उससे बड़ी थी मंगला। तो जब मंगला की शादी हुई तो भोली उस समय सिर्फ 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब परफॉर्मिंग जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। अब तहसीलदार ने बोला रामलाल को कि क्योंकि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल मतलब नंबरदार हो, गांव के टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हो, गवर्नमेंट के आगे तुम ही बोलते हो, तो तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अब रात को उसने अपनी वाइफ से बातचीत की, तो जैसे ही उसने सुना उसकी वाइफ ने, वो चिल्लाई कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? एक्चुअली जब ये स्टोरी लिखी गई है, जबकि ये बात कर रहे हैं, उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, शोभा नहीं देता लड़कियों को स्कूल जाना। तो इसलिए वो कहती है कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार का ऑर्डर ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, और आखिरकार उसकी वाइफ ने बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो, एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। अब उसकी वाइफ कहती है कि क्योंकि उसका फेस बहुत बदसूरत है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है, तो उसकी शादी होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल की टीचर्स को उसके लिए परेशान होने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे इतना याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उनके घर की जो एक पुरानी गाय थी लक्ष्मी, जो कि जिसे घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और वो मतलब क्योंकि वो स्टैमर करती थी तो हकलाते हुए बोली, नो 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 नो। वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, और वो अपना हाथ छुड़ाकर जो है वो डर के चिल्लाती है और अपना हाथ छुड़ाकर अपने फादर के हाथ से भाग जाती है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल ने चिल्ला के बोला, क्या हो गया, क्या पागल हो तुम? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ से बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। कहते नहीं तो आज इसे, अब जैसे उसने अपनी वाइफ से बोला कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो स्कूल के टीचर्स और बाकी लड़कियां जब इसे देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। नाउ क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही उस तक आते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को उसके कपड़े ठीक करने या धोने की परवाह नहीं होती थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज जो है, आज वो बहुत लकी थी, मतलब आज उसका दिन अच्छा था कि उसे एक साफ़ ड्रेस पहनने को मिली जो कि श्रिंक हो गई थी, मतलब सिकुड़ गई थी बहुत ज़्यादा धोने से, और अब वो चंपा को बिल्कुल फिट नहीं आती थी। चंपा कौन थी? जो भोली से बड़ी उसकी सिस्टर थी, रामलाल की तीसरी डॉटर। तो अब जो कपड़े उसको नहीं आते थे, मतलब वो धोकर इसको पहनाए गए थे।
She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज उसको नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी रगड़ा गया जो कि बहुत ही ज़्यादा सूखे थे और मैटेड उलझे हुए से थे. Only then she did begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और तभी उसको विश्वास हुआ कि उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से अच्छी है. When they reached the school, the children were already in the classrooms. जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में थे. The children were already in the classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उनको दे दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अकेले वो छोड़ी गई थी लड़की तो वो बेचारी अपनी मतलब लुक्ड अबाउट हर उसको देखने लग गई fear laden डरी हुई आँखों से. There were several rooms. वहाँ पर कई कमरे थे and in each room girls like her squatted on mats. और हर कमरे में उसके जैसी ही लड़कियाँ जो थी मैट पर नीचे दरी पर स्क्वाटेड मतलब क्रॉस लेग्स फोल्ड कर कर बैठी हुई थी. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स और वो बुक्स पढ़ रही थी या फिर स्लेट्स पर लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. अब हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा उन्हीं क्लासरूम्स में से एक क्लासरूम में ले जाकर उन्हें बोला कि कोने में यहाँ पर बैठ जाओ. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर. भोली को एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पर क्या होता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखा जो कि ऑलमोस्ट उसी की एज की थी. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और उसे उम्मीद थी कि शायद इन्हीं में से कोई उसकी फ्रेंड बन जाए. द लेडी टीचर हु वॉज इन क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. जो वहाँ पर लेडी टीचर थी क्लास में वो बच्चों से लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली को उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स देखने लगी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. उन पिक्चर्स में जो कलर था वो बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. हॉर्स जो था घोड़ा वो ब्राउन कलर का था. वैसा ही ये घोड़ा था जिस पर जैसे कि तहसीलदार जिस घोड़े पर बैठकर उनके गांव देखने आया करते थे. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और गोट जो बकरी थी वो काले रंग की थी जैसे उनके पड़ोसी की बकरी थी. द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड. और पैरेट जो था वो भी वैसे ही ग्रीन कलर का था जैसे कि उसके घर के पास के मैंगो गार्डन ऑर्चार्ड मतलब गार्डन में जैसे होता था. द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो गाय थी वो उनकी गाय लक्ष्मी की तरह थी बिल्कुल. मतलब देखिए भोली ने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स देखी तो वो हैरान हो रही थी कि सभी के कलर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं, वैसे ही हैं जैसे कि रियल में वो दिखते हैं. तो भोली ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी. उसने कभी पहले ऐसी पिक्चर्स भी नहीं देखी थी तो उसको ये हैरानी हो रही थी कि सभी बिल्कुल रियल दिखने वाले जैसे एनिमल्स होते बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. अब भोली तो उन पिक्चर्स को ही देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उन पिक्चर्स में ही खोई हुई थी. तो उसने अचानक से ध्यान देखा, नोटिस किया कि जो टीचर है वो उसके साथ खड़ी हैं और उसका स्माइल कर रही हैं. What is your name little one? और उसने बोला छोटी सी बच्ची क्या नाम है तुम्हारा. भो भो भो. She could stammer no further than that. और वो इससे ज़्यादा हकला नहीं पाई, वो इतना ही बोल पाई भो भो भो. वो इसके बाद फिर वो फ्लैट जो था फंबल मतलब हकलाने लग गई और कुछ आगे बोल नहीं पाई. देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड. और उसने फिर रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि आंसुओं की नदी हो. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर. वो जो थी भोली उसने अपना सिर नीचे कर लिया जब वो कॉर्नर में कोने में बैठी थी.
नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर देख सके उधर की तरफ जहाँ पर वो जानती थी कि लड़कियाँ उस पर हंस रही होंगी। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dare not leave the corner. सारी जो लड़कियां थी, स्करिड मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, वो जल्दी जल्दी चलकर क्लास से बाहर निकली, बट भोली की हिम्मत नहीं थी कि वो उस कोने को छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सुबक रही थी। वो होता है ना जैसे थोड़ा थोड़ा सा रोना, तो वो अभी भी वैसे ही सुबक रही थी। द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब जब रो रही थी तो भोली, उसकी टीचर ने बोला, उसका नाम लिया भोली, और टीचर की जो आवाज़ थी इतनी सॉफ्ट थी और सूदिंग थी। सूदिंग मतलब होता है जैसे किसी को कंसोल करने के सेंस में, किसी को सांत्वना देने के सेंस में। बहुत ही सूदिंग सी और सॉफ्ट सी आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड आवर हार्ट, ये आवाज़ उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, और उसकी टीचर ने बोला उठो, खड़ी हो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये कोई ऑर्डर नहीं था बल्कि एक फ्रेंडली तरीके से बोला गया था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी शरीर पे पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या फिर से उसकी हकलाने की जुबान जो है उसको उसकी बेइज्जती कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन whoever she decided to make an effort, और उस वुमेन के लिए जिसने डिसाइड किया, मतलब एक कोशिश करी उसके लिए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी सच में बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो इसकी आवाज़ पर नहीं हंसेगी। भो 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 भो, शी बिगिन टू स्टैमर, और वो फिर से भो भो बोल के हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, तो टीचर कह रही थी हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, कहती हाँ ठीक है, और बोलो बोलो पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और फिर आखिरकार उसने अपना नाम भो 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 भोली करके बोला। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और उसे इतनी मतलब रिलीफ मिला जैसे उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हो, बहुत बड़ी कोई चीज़ हासिल कर ली हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने कहा बहुत अच्छा, और उसके पीठ पर थपथपाई और उसे बोला, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तुम अपने दिल से सारा डर निकाल दो और देखना तुम भी और जैसे और लोग बोलते हैं वैसे ही बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने उसकी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो क्या सच में ऐसा हो सकता है। येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। उसने कहा हाँ ये बहुत आसान है, बस तुम हर रोज़ स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिला के हाँ बोला। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से बोलो। ये येस। द भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब जब उसने हकलाते हुए बोला ये येस, भोली खुद ही अपने ऊपर हैरान थी कि उसने कैसे ऐसे वो बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। अब उसकी टीचर ने बोला मैंने कहा था ना, अब ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उस बुक में बुक जो भरी हुई थी अच्छी अच्छी पिक्चर से, और वो जो पिक्चर्स थी कलरफुल पिक्चर थी जिसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, और काउ कैसी थी उनकी लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब उसकी टीचर ने बोला कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर वन, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। एंड देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद एक और बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। कहते थोड़े ही टाइम में तुम इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ लिख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट
and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हारी बातें रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और तुम बिना किसी हकलाने के बहुत ही अच्छे से बोल पाओगी. अंडरस्टैंड? समझ गई? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना स्कूल. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे उनके गांव के मंदिर की घंटियां बजने लग गई हैं और जो उनके स्कूल के बाहर जो पेड़ है उस पर रेड फ्लावर्स खिलने लग गए हैं. मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना कि सब जगह बहुत अच्छा हो रहा है. तो ऐसे ही भोली को बहुत अच्छा लगा. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब उसका दिल जो था एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी के साथ धड़क रहा था. Thus the years passed. ऐसे ही साल गुजरते गए. The village became a small town. वो विलेज जो था एक छोटा सा कस्बा बन गया था. The little primary school became a high school. और वो जो छोटा प्राइमरी स्कूल था अब हाई स्कूल बन गया था. There were now a cinema under a tin shed एंड ए कॉटन गिनिंग मिल. अब वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी बन गया था टिन शेड के साथ, और वहाँ पर एक कॉटन की गिनिंग मिल वो होती है जिससे कॉटन अलग किया जाता है ना, तो वहाँ पर वो मिल भी खुल गई थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. अब मेल ट्रेन जिसमें लेटर्स वगैरह आते थे वो भी उनके वहाँ के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी. मतलब पहले उनका गांव जो था इतना डेवलप नहीं था. अब इतने सालों में उनका जो गांव था वो भी थोड़ा सा डेवलप होकर एक छोटा सा टाउन बन गया था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें अब खुल गई थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये सर्टेनली हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ ने कहा, हाँ बिल्कुल. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली बहुत लकी होगी, उसे इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा. वेल टू डू मतलब जो अच्छा काम काज करने वाला, जिसका अच्छा काम हो. अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. एक बड़ी सी दुकान है उसकी, एक बड़ा सा मकान है और मैंने सुना है उसके बैंक में भी उसके पास कुछ हज़ारों पैसे हैं. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी. और सबसे बड़ी बात वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है. दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो. वो कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन वो उतना जवान नहीं है, तुम्हें तो पता है. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. वो बिल्कुल मेरी एज के आसपास का ही है. एंड ही ऑल्सो लिम्स. और वो लंगड़ाता भी है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रॉन अप. और सबसे बड़ी बात उसकी जो पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं. सो वट डज इट मैटर, द वाइफ रिप्लाइड. तो वाइफ ने आंसर देते हुए बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है 45 और 50, 45 या 50 साल का. इट इज़ नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन. आदमियों के लिए ये कोई बड़ी एज नहीं होती. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. कहते हैं कि हम लकी हैं जो वो दूसरे गांव का है और उसे भोली के पॉक मार्क्स, जो उसके चेचक के दाग है उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर, उसके बारे में नहीं पता है. और उसकी जो समझ है वो थोड़ी कम है तो उसके बारे में उसे नहीं पता है. तो हम बहुत लकी है इस चीज़ के लिए. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कुंवारी रह जाएगी, शादी नहीं होगी उसकी. येस बट आई वंडर वट भोली विल से. तो रामलाल कहता हाँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी. वट विल दैट विटलेस वन से. विटलेस मतलब होता है ना समझ. वो ना समझ क्या कहेगी. शी इज़ लाइक अ डम का. वो तो एक सीधी गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. अब रामलाल ने धीरे से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और घर के आंगन के दूसरी तरफ ही भोली अपनी चारपाई पे जागी हुई थी और वो अपने पेरेंट्स की जो धीरे से वो बातें कर रहे थे उनको सुन रही थी. बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबर नाथ एक बहुत ही अच्छा काम, मतलब जिसका कामकाज अच्छा है, वो एक ग्रोसर पंसारी था. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding.
वो जब शादी के लिए आया तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को लेकर आया था. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. अब बारात के बिल्कुल आगे आगे एक ब्रास बैंड जो होता है, मतलब जो शादियों में बजाया जाता है, म्यूज़िक जो बजाया जाता है, जो शहनाइयाँ वगैरह बजाई जाती हैं, तो वो जो ब्रास बैंड था वो एक हिंदी फिल्म का गाना गा रहा था बारात के बिल्कुल आगे चलते हुए. विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल इतनी धूमधाम और शानो शौकत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था. ही हैड नेवर ड्रेम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी जो है उसकी शादी इतने अच्छे मतलब लेवल पर, इतनी बड़ी शादी बारात आएगी उसकी. Bholi's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. भोली की जो बड़ी बहनें थी जो शादी अटेंड करने आई हुई थी, वो उसकी किस्मत से जेलस कर रही थी. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब शुभ मुहूर्त आया तो पंडित ने बोला कि दुल्हन को लाइए. भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली, जिसने की रेड सिल्क की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, उसे लाया गया दूल्हे के पास, बिल्कुल वो जो अग्नि जल रही थी उसके पास. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ. अब बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उसे बढ़ावा देते हुए बोला कि दुल्हन को हार पहनाओ. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. जो दूल्हा था उसने जो गेंदे के फूल थे उसकी बनी हुई माला को उठाया. अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक वुमेन ने, एक औरत ने पीछे से उसका जो सिल्क का वेल मतलब होता है घूंघट, उसको थोड़ा सा उठाया ब्राइड के फेस से, दुल्हन के फेस से. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस. बिशंबर ने जल्दी से एक नज़र जो है उस पर मारी, एक नज़र से उसको देखा. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. और जो गार्लैंड, जो हार था, वो उसके हाथ में वहीं पर स्टिल हो गया, रुक गया. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. दुल्हन ने धीरे से अपना जो घूंघट था फेस पर कर दिया. हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. बिशंबर के साथ जो उसका फ्रेंड खड़ा था, बिशंबर ने उससे बोला, क्या तुमने उसे देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर. तो उसके दोस्त ने बोला, तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो? मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. अब बिशंबर कहता है, हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने चाहिए. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़. अब रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी, अपनी जो इज्जत है वो बिशंबर के पैरों में रख देता है और कहता है, मुझे और बेइज्जती मत करो और मैं 2,000 रुपये ले लो. नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. अब बिशंबर कहता है, नहीं 5,000, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी को अपने पास रखो. बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. अब वो कहते हैं, थोड़ा तो दया करो, अगर आप लोग वापस चले जाओगे तो मैं गांव में किसी को अपना फेस दिखाने लायक नहीं रहूँगा. देन आउट विथ 5,000. फिर 5,000 रुपये निकालो, बिशंबर ने बोला. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसके चेहरे पर और रामलाल अंदर गया और उसने अपनी सेफ, जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं, वो सेफ से खोली और उसमें से नोट गिनने लगा. नोट गिनकर वो लेकर आया. He placed the bundle at bridegroom's face. और उसने वो जो नोटों का बंडल था दूल्हे के पैरों में रख दिया. On बिशंबर्स greedy face appeared a triumphant smile. और बिशंबर के जो लालची फेस था उसके ऊपर एक जीत वाली खुशी थी, मतलब वो खुश हो रहा था कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ और उसे 5,000 रुपये दहेज में मिल गए. He had gambled and won. उसने जुआ खेला था और वो जीत गया. Give me the garland, he announced. जुआ खेलना मतलब जैसे उसने एक ट्राई किया था, उसने कोशिश करी थी और वो जीत गया.
अब उसने बोला कि हार लाओ, मुझे हार दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड्स फेस। एक बार फिर से जो दुल्हन का जो घूंघट था वो उसके फेस से खिसका। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड। वो ऊपर देख रही थी, सीधा अपने पर्सपेक्टिव मतलब होता है वुड बी, होने वाले हस्बैंड की आंखों में। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और इस बार उस जो था उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना ही नफरत थी, सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। मतलब उसकी वो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट से देख रही थी, मतलब अब उसकी आंखों में अपने होने वाले हस्बैंड के लिए कोई इज्जत नहीं थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने हार को उठाया और दुल्हन के गले में डालने ही वाला था। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर सकता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। भोली का हाथ सीधा ऐसे निकला जैसे कि बिजली की तरह, मतलब उसका हाथ बाहर निकला और उसने गार्लैंड को जो था ऐसे धक्का मार दिया जिससे कि वो उड़ती हुई आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो उठी और उसने अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। अब उसने क्लियर तेज आवाज में बोला पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest stammer। अब उसके माता पिता, भाई बहन, जो रिश्तेदार और पड़ोसी थे वो एकदम से हैरान हो गए थे, जो बिना जरा सा भी हकलाते हुए बिल्कुल क्लियर आवाज़ में जब वो बोल रही थी तो वो सारे हैरान होकर उसको सुनने लगे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब उसने बोला पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा भौचक्का हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। सारे जो गेस्ट थे वो आपस में बातें करने लग गए। सो शेमलेस, कितनी बेशरम लड़की है। सो अगली एंड सो शेमलेस, बहुत ही बदसूरत है और बहुत ही शेमलेस है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल ने चिल्ला के बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। कहते आपकी इज्जत की वजह से ही, भोली ने बोला, मैं तैयार हो गई थी इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। कहते लेकिन मैं अपने हस्बैंड की तरह मतलबी, लालची और नीच कायर नहीं होंगी। कंटेम्प्टिबल होता है नीच, बिल्कुल जैसे आई वॉन्ट, मैं नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। कितनी बेशरम लड़की, और हम सब सोचते थे कि ये मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली ऐसी सीधी सादी गाय की तरह है, राइट। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। अब जो ये बात कह रही थी तो भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी और बोली, येस आंटी, यू आर राइट। हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ। आप सब यही सोचते थे कि मैं एक सीधी साधी गाय हूँ। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। और यही वजह है आप लोग चाहते थे कि आप मुझे इस ऐसे आदमी से मतलब मेरी शादी कर रहे थे जो हार्टलेस है। हार्टलेस मतलब जिसका दिल नहीं है, जिसमें इमोशंस नहीं है। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। अब वो भोली सी गाय और जो हकलाने वाली मूर्ख लड़की है वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब बिशंबर नाथ जो पंसारी था, बारात लेकर आया था, वो पार्टी अपनी बारात लेकर वापस जा रहा था। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंड्समैन, जो बैंड वाले आए थे उनके साथ, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर शादी ख़त्म हो गई है, तो वो जैसे बारात में जाते टाइम जो विदाई के टाइम जो गाना चलाते हैं, तो वो बारात वाले जो थे, बैंड वाले जो थे, वो विदाई वाला गाना उन्होंने चला दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड
रामलाल जो कि भोली के फादर थे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो धरती से गड़ गए हैं, मतलब वहीं पर खड़े रहे स्टिल। His head bowed low with the weight of grief and shame. उनका सिर झुका हुआ था बहुत ही ज़्यादा शर्म से और दुख से। The flames of sacred fire slowly died down. धीरे धीरे जो अग्नि थी वो भी बुझने लग गई थी। Everyone was gone. सब चले गए थे। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? उसने कहा, लेकिन तुम्हारा क्या, कोई अब तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady. देखिए अभी तक पूरे चैप्टर में उसका नाम भोली आता रहा, लेकिन अब लास्ट में क्या नाम आया है? सुलेखा। क्यों आया है सुलेखा? क्योंकि अब वो बिल्कुल एक डम गाँव स्टैमर करने वाली लड़की नहीं रही थी, अब वो एक पढ़ी लिखी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की बन गई थी, तो इसलिए अब यहाँ पर उसका राइटर ने क्या नाम यूज़ किया है? सुलेखा। तो सुलेखा ने बोला, जो कि बहुत ही आराम से शांत करने वाली आवाज़ में उसने बोला, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? अब उसने बोला कि आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आप लोगों के बुढ़ापे में आपकी और मदर की सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्या ये ठीक नहीं है मैम? तो उसने अपनी मैम से पूछा जो कि पास में ही खड़ी थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उनके स्कूल की जो टीचर थी वो वहीं पर खड़ी थी कोने में और सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, और उसने कहा, हाँ बिल्कुल भोली। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। उसकी आँखों में वैसे ही स्माइल, जब वो एंड इन हर स्माइलिंग आइज, जब वो खुशी से उसकी जो आँखें थी, वैसे ही सेटिस्फेक्शन उस टीचर को मिल रहा था जब एक आर्टिस्ट जो है, कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब होता है ध्यान लगा के, मतलब सोचना, जब वो अपना मास्टर पीस कंप्लीट कर रहा होता है। मास्टर पीस होता है एक आर्टिस्ट का जो कि मतलब उसकी पूरी लाइफ का सबसे अच्छा जो काम होता है वो होता है मास्टर पीस। तो जब वो अपना मास्टर पीस कंप्लीट कर रहा होता है आर्टिस्ट, जब अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रहा होता है, जो उसका सबसे अच्छा जो काम होता है, जब वो कंप्लीट करके ध्यान से उसको देख रहा होता है, तो वैसे ही तरह उसकी जो टीचर थी, क्योंकि ये जो भोली जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी उस टाइम पे, उसे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जैसे कि एक आर्टिस्ट को अपना मास्टरपीस कंप्लीट करने पर मिलता है। सो दिस वाज योर चैप्टर स्टूडेंट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।